जन्मदिन के मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी सौगात। 200 यूनिट तक बिजली खर्च पर मिलेगी 50% सब्सिडी। प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बनेंगे 13 मॉडल आयुष ग्राम, लगेंगे नियमित शिविर। प्रदेश में भूस्खलन से 245 सड़कें बंद। सीएम धामी ने दिया 2 दिन में खोलने का अल्टीमेटम। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली में 4% की छूट। सीएम धामी ने की शुरुआत। चेन्नई सोड़ हवाई अड्डे पर कल से होगा वायुसेना का अभ्यास। AN-32 विमान करेगा लैंडिंग और टेक ऑफ। बद्री केदार व कार्तिक स्वामी की यात्रा के लिए पैकेज दरें तय। 3 अक्टूबर से मिलेगी सुविधा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर मोदी सरकार 100 दिन पूरे होने पर 14 अमित शाह क्या में कुछ कह बांटा रहे है। हैं। मैं एक एक कर सबके लिए कुछ न कुछ कहना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हमने घोषित भी की है, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के वधवान में 76,000 करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनेगा, जो पहले दिन से ही विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा। 49,000 करोड़ की 25,000 अनकनेक्टेड गांवों को जोड़ने की योजना, ये योजना 100 की आबादी वाले गांवों को भी जोड़ेगी। तो एक प्रकार से मजले, टोले और आदिवासी क्षेत्रों की छोटी वसाहतों को भी अब रोड से 12मासी कनेक्टिविटी दी जाएगी। 50,600 करोड़ की लागत से भारत के बड़े रोडों को भी बढ़ाने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहटा में उन्नयन और अगत्ती और मिनीकोय में नवी हवाई पट्टी बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़े हैं। बेंगलोर मेट्रो के फेज 3, पुणे मेट्रो, ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो और कई सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट भी हमने इस 100 दिन में आगे बढ़ा है। किसानों को और कृषि का जहां तक सवाल है, 70वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया वितरित किया गया और अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया वितरित किया गया है। खरीफ फसलों का MSP बढ़ाया गया है। मैं MSP पर जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आंकड़ों का अध्ययन करिएगा। यूपीए सरकार और कांग्रेस की राज्य सरकारों से कई गुना ज्यादा MSP की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, हमारी NDA सरकार ने की है। यही बताता है कि ये सरकार किसानों के हितों को समर्पित है। मक्के से इथेनॉल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों के इथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टीफीड इथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण किया गया है। अब वो न केवल गन्ने के रस से, मक्के से भी इथेनॉल उत्पादन कर पाएंगे। तो जिस वक्त देश में चीनी की जरूरत होगी, तब गन्ने का रस का उपयोग नहीं होगा, मक्के का उपयोग होगा और चीनी ज्यादा होगी, तब चीनी के रस से इथेनॉल बनेगा। हमने प्याज और बासमती चावल की न्यूनतम निर्यात मूल्य MEP को हटा दिया गया है। प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से 20% करा है और एग्रीश्योर नाम का एक नया फंड लॉन्च करने का भी हमने काम किया है। मध्यम वर्ग को भी इस 100 दिनों में कई सारी राहत दी गई है। टैक्स राहत, 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 रैंक 1 पेंशन का 3रा वर्ष संस्करण लागू कर दिया गया है और 3 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं। शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घर और ग्रामीण इलाकों में
2 करोड़ घर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक प्रकार से 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा का सिस्टम अब तक लग चुका है। एक अनूठी योजना है जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों का बिजली का बिल तो मुफ्त हो ही जाता है, साथ में सौर ऊर्जा के हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। पीएम ई बस सेवा एनवायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार करने के लिए लगभग 3400 करोड़ की सहायता से हमने पीएम ई बस सेवाओं की स्वीकृति दी है और स्टार्टअप को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पर 31% का बोझ डालने वाले एंजल टैक्स को समाप्त करने का भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। जो 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे वो कहीं न कहीं बड़े नेशनल हाईवे से लिंक होंगे, इसके आसपास होंगे। ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन देश के हर क्षेत्र में बनाने का हमने निर्णय किया है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मध्यम वर्ग के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। पुराने ऋण का जिन्होंने सफलतापूर्वक भुगतान किया है वो सभी को इसका फायदा मिलेगा। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई। छोटे व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी से इससे ऋण मिल पाएगा और उनके व्यापार को नई सरलता और सामर्थ्य दोनों मिलेगा। सशक्त युवा ये किसी भी देश के विकास की प्राथमिक शर्त है। 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा हमने की है जो 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को इसका लाभ पहुंचने वाला है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनी में इंटर्नशिप के अवसर, अलाउंस और एक मुफ्त सहायता राशि देने का भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने भी लगभग कई हजार नियुक्तियों की घोषणा की है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 11,11,000 करोड़ तक पहुंचाना ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। इससे कई युवाओं को रोजगारी के नए अवसर पैदा होंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। पीएलआई स्कीम और 12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से भी तजज्ञ युवाओं की नौकरियों का सृजन होगा। स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए जो वित्तीय प्रोत्साहन हमने दिया है वो भी युवाओं के लिए कारगर साबित होने वाला है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता जूथ बनाए गए हैं और लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख नई लखपति दीदियों को ये 100 दिन में प्रमाण पत्र दिया गया है। 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया सालाना कमाई कर रही है। ये महिलाओं के लिए 1 लाख का राशि एक स्वप्न माना जाता था, आज वो स्वमान के साथ अपना जीवन जी रहे। इसके साथ पर्यटन दीदियों जो गाइड का काम करेगी, पर्यटन मित्रों और ड्रोन दीदी के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप और युवाओं को पर्यटन से जोड़ने का काम भी हमने किया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके तहत 63,000 जनजातीय गांवों का पूर्ण विकास किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ये योजना के तहत गांव को प्राथमिक जरूरियातों से और प्राथमिक सुविधाओं से संपूर्ण युक्त किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख नए पहचान पत्र एक अभियान चलाकर 100 दिन में दिए गए। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एक नए पहलुओं के साथ, नए आयामों के साथ फिर से इंट्रोड्यूस हो रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है
और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना आज देश के कई करोड़ लोगों के जीवन का सरल जीवन का आधार बनी हुई है। 5 लाख तक का स्वास्थ्य से जुड़ा सभी खर्चा एनडीए की नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है और ये प्रधानमंत्री जी का बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। अब जैसा हमने हमारे घोषणा पत्र में वादा किया था, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त कवरेज दिया जाएगा। इसमें जो गरीब घर में 70 साल से अधिक वाले लोग हैं, उनको अपने कार्ड के अलावे और 5 लाख दिया जाएगा, तो उनका कवरेज एक प्रकार से 10 लाख तक किया जाएगा। करीब करीब 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा। इसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है। 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाकर हम मेडिकल एजुकेशन के लिए विदेश पर की निर्भरता को लगभग समाप्त कर देंगे। हमारी पूरी रिक्वायरमेंट ये 75,000 सीट बढ़ने के साथ ही पूरी हो जाएगी और इसके लिए हमने 3 साल का लक्ष्य रखा है। नियमित टीकाकरण के लिए, उसको डिजिटल बनाने के लिए यूविन पोर्टल भी यही 100 दिन में शुरू किया गया और देश के डॉक्टरों की एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी बनाने का काम भी इसी 100 दिन में हुआ है। 23 अगस्त को पहला अंतरिक्ष दिन मनाया गया है। इससे किशोरों को और युवाओं को अंतरिक्ष के क्षेत्र में रुचि लेने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए और उनका हैंड होल्डिंग करने के लिए ढेर सारी योजनाएं शुरू की गई। अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की योजना भी हुई। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस और ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत पोर्टल भी शुरू किया गया। सेमीकंडक्टर, गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर की इकाई स्थापित की गई और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बताता हूं कि आने वाले 10 सालों में भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनके उभरेगा। लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक सवाल है, पुराने ब्रिटिशरों ने बनाए हुए आपराधिक कानूनों को बदलकर 1 जुलाई 2024 को 3 नए कानून इंप्लीमेंट किए गए। भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पूर्ति करने वाले कानून आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को न केवल लोकभोग्य बनाएंगे, लोगों को न्याय मिलने का एक सरल रास्ता होगा, समय पर न्याय मिलने की शुरुआत होगी। और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि 3 साल के बाद जब इसका कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन समाप्त होगा, हम दुनिया में सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रखने वाले देशों में से एक बन जाएंगे। शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 6,350 करोड़ रुपए की नई योजना देश में पहली बार लाई गई। लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए। 25 जून को संविधान हत्या दिन मनाने का फैसला कर आने वाली पीढ़ी को इमरजेंसी जैसे काले दौर से देश को न गुजरना पड़े, इसलिए जागरूक करने का एक हमेशा के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया गया। पूर्वोत्तर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की मंजूरी दी गई लगभग 4100 करोड़ रुपया के साथ, और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सेकंड ट्रेज को भी शुरू कर दिया गया। मित्रों, पीएम मोदी जी का युद्ध के बीच में रूस और यूक्रेन की महत्वपूर्ण यात्राओं पूरी दुनिया आस के साथ नजर गड़ाकर बैठी है। पहली बार भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई। आने वाले दिनों में इससे हमारी कई धरोहरों को वापस लाने में हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, इसको 2024 में लोकसभा में पेश किया गया है और मैं मानता हूं
कि अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, अग्निशमन सेवाएं, ग्लेशियर झील विस्फोट, फ्लड और अन्य डिजास्टर के मिटिगेशन के हेतु ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया है वो सब जरूरियातों को आज के दिन की पूरा करेगा और इसके लिए 12,554 करोड़ की योजना भी ये सब विशिष्ट आपदाओं के लिए निश्चित किए गए हैं। 4 सितंबर को 35 सालों के संघर्ष के बाद त्रिपुरा में NLFT और ATTF के साथ शांति समझौता किया गया। मानस हेल्पलाइन नारकोटिक्स की रोकथाम के लिए और सूचनाओं के लिए शुरू की गई। अगले 5 साल में 5,000 साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे और साइबर अपराध के लिए सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी तैयार की जाएगी। मित्रों, 100 दिन में इतना सारा जो काम उसको अंजाम देने में सफलता मिली है, उसका कारण है जब हम चुनाव में गए, राजनीतिक पार्टियां और चुने हुए प्रतिनिधि तो चुनाव में गए थे, परंतु मोदी जी ने चुनाव के 6 महीने पहले ही ब्यूरोक्रेसी को एक काम दिया था कि पाइपलाइन में जितनी भी चीजें पड़ी है, जो भी नई सरकार आएगी उसके लिए समाप्त कर रखे, जिससे देश के विकास के गति में बाधा न उत्पन्न हो। इसी का परिणाम है कि ये लगभग लाखों करोड़ों के काम 100 दिन के अंदर ही हम कैबिनेट तक की पूरी प्रोसीजर और कई जगह तो टेंडरिंग भी समाप्त कर चुके हैं। इसके कारण देश की विकास की गति न केवल बढ़ेगी, देश सुरक्षित संपन्न होगा और नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये जो विकास का रथ चला है वो आगे पर भी चला रहेगा, इसका हम सभी को विश्वास है। अब आप सब इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। मैं प्रश्न लूंगा। सबसे पहले आप अपना और अपने संस्थान का परिचय अवश्य दें। सबसे पहले 16 नंबर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको अब 16 नंबर नीचे कर दो। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं। तो दिल्ली से आपको हम तस्वीर दिखाते हैं जहां पर मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से अहम बातें साझा की गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको एक बार फिर से दिल्ली लेकर चलते हैं। अमित शाह क्या कुछ भाषाओं में भाषांतर करते हैं। धन्यवाद। 67। सर, मैं शैलेश यादव हूँ, ANI न्यूज एजेंसी से। सर, आयुष्मान भारत के बारे में मेरा ये सवाल है। अभी सरकार ने जो है 70 साल और 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए को उसमें शामिल करा है। तो सर, मेरा ये सवाल है कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास को भी इस योजना में शामिल किया जाए? नहीं, मैं समझ नहीं पाया। आयुष्मान भारत में सर क्या लोअर और लोअर मिडिल क्लास को भी शामिल करने की योजना है? जो 70 साल के ऊपर के जितने वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक की सुविधाएं देनी है, उसमें हमने आय की कोई सीमा नहीं रखी। कोई भी व्यक्ति को ये फायदा मिलने वाला है। देश के सभी 70 साल से वरिष्ठ नागरिकों को फायदा मिलेगा। तो स्वाभाविक रूप से मध्यम वर्ग और उच्चतर मध्यम वर्ग और कोई लेना चाहे ना चाहे मुझे मालूम नहीं है, मगर कोई करोड़ोंपति भी लेना चाहे तो वो एंटाइटल हो गए। 255। सर, मैं अमित हूँ, टाइम्स ऑफ बर्थ से। सर, एक सवाल है। 100 दिन के जो अचीवमेंट्स की बात हो रही है उसमें तमाम चीजें हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो रेलवे है, रेलवे में जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, जिस तरह से चीजें हो रही है, और कई लोग उसको देख के कह रहे हैं कि ये सरकार में रेल हादसे हो रहे थे, लेकिन जो देखा गया है किस तरह से सामने हुई, तो आपको लगता है कि उसमें सैबोटेज वाली भी चीज हो रही है या कोई साजिश है उसमें जानबूझ के सरकार को बदनाम करने की कोशिश रेल हादसे के जरिए? जवाब आपने ही दे दिया अमित, मैं क्या बताऊं, बताइए। मित्रों, रेलवे का जिस तरह से एक्सपांशन हो रहा है, ये एक्सपांशन देश की जनता फील कर रही है। और जहां तक हादसों का सवाल है, हम इसकी तह तक जाकर इसकी जांच करेंगे। कारण जो भी है इसका निवारण करने के लिए सरकार कटिबद्ध है।
आपके सवाल के अलावे भी मेरी विगत 2 दिन में अश्विनी जी से लंबी बात हुई। उन्होंने एक पूरा रोड मैप तैयार कराया है। हाथ से अगर षड्यंत्र है तो वो भी लंबा नहीं चलेगा, और जहां जहां कोई और चीज की जरूरत है, गैप्स है, इसको भी भर दिए जाएंगे। 107 सर, मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। अभी रेलवे से ही सवाल था। लोगों के मन में एक चिंता है कि जिस तरीके से ट्रेन की पटरियां तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो एक लार्जर पैमाने पे देश को साबोटाज, क्या मतलब बहुत बड़े पैमाने पे हत्या करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत ये है, मैं बहुत छोटा सा लूंगा कि सर इस पे पूरा सिस्टम, मतलब विपक्ष पूरी तरीके से मौन है कि इसकी आलोचना क्यों नहीं करता, क्यों चाहता है कि देश जो है एक तरीके से गड्ढे में चला जाए। विपक्ष करे न करे, हम बहुत सजग है। 1,10,000 किलोमीटर की रेल पटरी का नेटवर्क है। सीबीआई, एनआईए, रेल पुलिस और गृह मंत्रालय चारों बड़ी शिद्दत के साथ इसके प्रोटेक्शन की हम स्कीम भी बना रहे हैं, और आगे पर कोई सैबोटेज की घटना न हो, इस पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। अभी अभी इस प्रकार की वृत्ति नजर में आई है। हम इस पर कठोरता से संज्ञान भी लिया है और एक योजना लेकर भी आ रहे हैं। 93 सर नमस्ते, मैं अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी से। 3 आपराधिक कानूनों में बदलाव किया गया है। जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून थे उनको बदल दिया गया। आमूलचूल परिवर्तन का ये एक प्रयास है, लेकिन अदालतों में लाखों करोड़ों केसेस लंबित हैं, लंबे समय से लंबित हैं। तो इनका जमीन पर कब तक असर देखने को आएगा? आम आदमी को न्याय कब तक मिल पाएगा? देखिए, समस्या सात अर्थ में आपने जो उठाई बड़ी गंभीर है, परंतु आप तीनों कानूनों का अध्ययन करेंगे तो हमने तीनों स्तर पर कॉन्फ्रेंस की गई और मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर उनकी ओर से इन 100 दिनों की उपलब्धियां भी गिनाई गई हैं। इसके साथ ही कई अहम बातें मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, और खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि इस बीच दिल्ली से एक अहम खबर सामने आई है। दिल्ली से खबर, आम आदमी पार्टी करेगी 12 बजे नए सीएम के नाम का ऐलान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम के नाम पर विधायक दल की बैठक में लगेगी मोहर। अहम खबर आपको बता दें, सीएम के नाम पर विधायक दल की बैठक में मोहर लगेगी। पहले विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिर नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तो नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी, यानी आज नाम सामने आ जाएगा। अपनी जगह पर दूसरे विधायक को मुख्यमंत्री बनाएंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली से खबर, आम आदमी पार्टी 12 बजे नए सीएम के नाम का ऐलान करने वाली है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर नए सीएम के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी 12 बजे करने वाली है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पहले विधायक दल की बैठक में नाम चुना जाएगा, उसके बाद ही अंतिम फैसला जो है वो सामने आएगा। बड़ी खबर, अब अहम जानकारी आपको हम बता दें, पहले विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बताया जा रहा है कि मंथन तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है, लेकिन किसके नाम पर अंतिम मोहर लगने वाली है, कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री? फिलहाल जो बैठकें चल रही हैं, इनसे क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब ऐलान किया था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देंगे और खुद इस्तीफा दे देंगे, तो उसके बीच में और आज के समय में 2 दिन का वक्त है। 2 दिन के वक्त में लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। इसमें आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों से अरविंद केजरीवाल ने एक साथ ही मुलाकात की। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं से बात की, सांसदों से बात की, और एक एक कर ऐसे नेता से बात की जिसकी कोई नाराजगी थोड़ी बहुत झलक सकती थी। तो अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके और एक साथ भी सबसे बात की। आज ये उम्मीद जताई जा रही है करीब 11:30 बजे के आसपास एक विधायक दल की बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक होगी। इस विधायक दल की बैठक में एक विधायक दल के नेता के तौर पर विधायक को चुना जाएगा।
वो विधायक दल का नेता जो चुना जाएगा वही आज दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। उसके नाम पर मुहर लगेगी और मुहर लगने के बाद उसका ऐलान किया जाएगा। इसके बाद बता दें कि अगर मुहर लगने के बाद जिस भी नेता, खासकर आरसीपी सबसे आगे चल रही है, अगर उनके नाम पर मोहर लगती है या फिर किसी भी दूसरे विधायक के नाम पर मुख्यमंत्री बनाने को लेकर मोहर बनती है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के तरफ से दिल्ली के राज्यपाल एलजी विनय सक्सेना से समय मांगा है। करीब 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलने जाएंगे। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब अरविंद केजरीवाल एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात करेंगे तो उस दौरान वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री का नया चेहरा कौन होगा उसका भी वो दावा पेश कर सकते हैं और नई सरकार बनाने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि 4:30 बजे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, उसका दावा पेश होगा और अगला मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कब। छोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम के नाम पर विधायक दल की बैठक को लेकर की सोची है, उसके बाद चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री बने। मैम, सीएम के नाम की घोषणा होने के बाद में क्या रणनीति रहेगी आगे की? चुनाव, हरियाणा चुनाव आगे है। हम आम आदमी पार्टी वालों के लिए एक ही रणनीति है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को वापस मुख्यमंत्री बनाना है चौथी बार। क्या कोई नए चेहरे भी मैम कैबिनेट में आ सकते हैं इसके बाद में? देखिए, थोड़ी देर की बात है, हम सबके सामने सारे निष्कर्ष सामने होंगे। तो प्रियंका कक्कड़ को आप सुन रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि अब देखिए नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा। बताया जा रहा है पहले बैठक होगी, उसके बाद विधायक दल की बैठक अभी शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आप नेताओं का सीएम आवास पर पहुंचना भी जारी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीएम आवास पहुंच चुके हैं। विधायक दल की बैठक बस महज शुरू होने को है और उसके बाद अंतिम फैसला जो है वो इसी बैठक में सामने आ जाएगा। किसके नाम पर मोहर लगती है ये देखना बहुत अहम होगा। कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल बड़ी खबर, जहां कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक की हो जाएगी शुरुआत और अरविंद केजरीवाल किसके नाम को चुनते हैं, किसे दिल्ली के मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी इस बार दी जाती है, ये देखना बहुत अहम होगा। हालांकि अगर सीएम की रेस की हम बात करें तो कई सारे नाम हैं जो आगे चल रहे हैं, जिनमें से आतिशी का नाम भी काफी आगे चल रहा है और बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की ओर से भी आतिशी के नाम को आगे बढ़ाया गया है और मदन लाल, कुलदीप कुमार भी पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेताओं का सीएम आवास पर पहुंचना शुरू हो चुका है और इसके बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें अंतिम फैसला सामने आ जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।